नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना महामारी के बीच हमने यह फैसला किया है कि एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया जाए जिसे देखकर आपको रोजाना कोरोना से जुड़ी हर जानकारी एक साथ मिल जाए, क्योंकि यह वक्त बहस करने का नहीं, जागरूक होने का है। देश में, आपके राज्य में, आपके शहर में कोरोना का ग्राफ कहां तक पहुंचा है, सरकार ने क्या नए कदम उठाए हैं, लॉकडाउन कहां टूटा, कहां कोरोना वॉरियर्स पर हमला हुआ, 3 मई के बाद लॉकडाउन का क्या होगा, हर सवाल का जवाब आपको इसी प्रोग्राम कुरुक्षेत्र में मिलेगा। हम आपको सरकार की और आज 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की लाइव बातचीत सुनाएंगे, टॉप डॉक्टर्स की बात आपको सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऑल इंडिया कोरोना मीटर, यानी इस वक्त हिंदुस्तान में कोरोना कहां कितने जगह पहुंच चुका है। पहली बड़ी खबर यह है कि 1000 से ज्यादा मौतें भारत में हो चुकी हैं कोरोना की वजह से। देश में कोरोना के मामले 31,000 के ऊपर जा चुके हैं और एक्टिव केस 22,982 हैं। पिछले 24 घंटों में 1,873 नए मामले आए हैं और 71 लोगों की जान गई है पिछले अकेले 24 घंटे के अंदर। तो पूरा इंडिया अपडेट एक बार ग्राफिक्स के जरिए भी आपको हम दे दें कि इस वक्त क्या कह रहा है भारत का कोरोना मीटर। कुल केस 31,737, तो एक और माइलस्टोन, 30,000 का माइलस्टोन कोरोना का भारत में वो पार हो चुका है। मौत वो भी एक माइलस्टोन पार करके 1,000 के ऊपर जा चुके हैं, 1,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। रिकवरी 7,797 लोगों की हुई है। रिकवरी का परसेंटेज जैसा हमने आपको कल भी बताया था, अभी वही है, लगभग 23% के आसपास। और इस सब के बीच बड़े सूबों की जहां पर कोरोना की महामारी अपने पैर सबसे तेजी से पसार रही है, महाराष्ट्र टॉप पर है, जहां 9,318 मामले, आप समझिए 31,000 में से 9,000 से ज्यादा मामले सिर्फ महाराष्ट्र के हैं। 1,000 मौतें हुई भारत में, तो 400 मौतें महाराष्ट्र के अंदर हुई हैं उनमें से, और रिकवर 1,388 लोग महाराष्ट्र के अंदर हो चुके हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर रुख करें। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को घर लौटने की इजाजत दे दी है। बड़ी खबर है ये। गृह मंत्रालय ने शर्तों के साथ इस मूवमेंट की इजाजत दी है। सशर्त मूवमेंट की इजाजत है। प्रवासी मजदूर और पर्यटक और स्टूडेंट्स, ये लोग जहां जहां भी फंसे हुए हैं, ये अपने घरों को वापस जा पाएं, इसकी सशर्त इजाजत मिली है। देवेंद्र पराशर इस खबर पर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, ये शर्त क्या है, ये कैसे लोगों की मूवमेंट अलाउ की गई है? देखिए, इसमें 4 कैटेगरी बताया गया है। जैसे माइग्रेट लेबर हो, यानी कि प्रवासी मजदूर हो जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाना चाहते हैं। दूसरी स्थिति जो कि तीर्थयात्री हो वो फंसे हुए हैं, पर्यटक हैं वो फंसे हों, या फिर जो छात्र हैं, जैसा कि राजस्थान में हमने देखा कि कोटा में कितने सारे छात्र फंसे हुए हैं, तो उनके लिए इन चारों कैटेगरी के लिए ये व्यवस्था की गई है कि राज्य, जो संबंधित राज्य है, यहाँ के जिस राज्य से इन्हें जाना है और जिस राज्य में जाना है, दोनों नोडल अथॉरिटी बनाएंगे, आपस में सहमत होंगे और उसके बाद इन सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन करके और उनके मूवमेंट की इजाज़त दी जाएगी। अगर ये समूह में है, ग्रुप में है, तो उसके लिए बसों से बाई रोड वो जा सकते हैं। इसके लिए भी दोनों राज्यों को सहमत होना होगा कि किस तरह की बस से आएंगे, क्या नंबर रहेगा, सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करेंगे। और इसमें एक दिलचस्पी ये है कि जो बीच के राज्य होंगे उसमें लिखा गया है कि ये अनुमति उन्हें देनी होगी, मतलब उनकी ये स्वैच्छिक अधिकार उनके पास नहीं होगा कि वो दें या ना दें। अगर 2 राज्य जहाँ से वो लोग जा रहे हैं और जिस जगह पे जा रहे हैं, अगर दोनों सहमत हैं, तो उस ट्रांजिट के बीच में जो राज्य आएंगे उन्हें ये अनुमति देनी ही होगी। तीसरी चीज़ की, जब बसों में बैठेंगे तो सैनिटाइज किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करते हुए उन्हें दूर दूर बैठाया जाएगा, ये इस गाइडलाइंस में बताया गया है। और चौथी चीज़ की, एक बार जब अपने निर्धारित स्थान पर, डेस्टिनेशन पे वो पहुंच जाएंगे, वहाँ पे जो हेल्थ के सेक्टर के अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, वो उनकी जांच करेंगे और जांच करने के बाद उन्हें होम क्वारंटाइन कहा जाएगा। और अगर उन्हें लगा कि कोई ऐसा लक्षण है जिसको लेकर इन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो फिर वो उन्हें हॉस्पिटल भेजा जाएगा। साथ ही साथ बसों में बैठाने से पहले भी सारे लक्षणों की जांच की जाएगी और उस लक्षण की जांच के आधार पर बैठने की अनुमति दी जाएगी। तो जाहिर तौर पर पिछले दिनों आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि ऐसे मामले में एक गाइडलाइंस की जरूरत है। जब तक वो गाइडलाइंस नहीं बनता, राजस्थान से छात्रों को बुलाना संभव नहीं रहेगा। तो उस बाबत आज गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइंस बना के, देवेंद्र, लेकिन ये बड़ी खबर है और अच्छी खबर है उन प्रवासी मजदूरों के लिए, उन छात्रों के लिए, उन टूरिस्ट के लिए जो अपने घर से दूर किसी और शहर या राज्य में फंस गए थे। कम से कम अब वो अपने घर वापस आ पाएंगे। अब देखना होगा कि ये काम होता कितना चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक का कोरोना की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं और आइए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। यहां कोरोना की रफ्तार क्या है इस वक्त आपको बता दें। यहां कोरोना किलर होता जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि यहां डबलिंग का जो रेट है वो करीब 30% आधा है। देखिए, केस हैं 2053,
मौतें 34 हुई हैं और रिकवर हो चुके हैं 462 लोग। आबादी के हिसाब से आप देखेंगे तो यह आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और कानपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 25 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। रुचि कुमार की एक रिपोर्ट देखिए। यूपी में लॉकडाउन तोड़ रहे एक लड़के की वजह से 4 पुलिस वालों को कोरोना हो गया। फिरोजाबाद में 21 तारीख को लॉकडाउन तोड़ रहे एक लड़के को हॉटस्पॉट में पुलिस ने पकड़ा था। बाद में पता चला कि ये लड़का कोरोना पॉजिटिव है, जिसके बाद 27 पुलिस वाले क्वारंटीन में डाल दिए गए थे। अब 4 की रिपोर्ट आई है और चारों कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। पूरे यूपी में अब तक 25 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। फिरोजाबाद के अलावा कानपुर, आगरा, वाराणसी, बिजनौर, मुरादाबाद में पुलिस वाले कोरोना के शिकार हुए हैं। अब पुलिस के आला अफसर इसके लिए गाइडलाइन जारी कर रहे हैं कि जो पुलिस वाले इस तरह से लॉकडाउन में ड्यूटी कर रहे हैं वो मास्क लगाए रहे, हाथ में ग्लव्स पहने रहे और उनको हेड शील्ड भी दी जा रही है। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। और इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए वहीं चलते हैं। सभी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सभी स्वच्छता कर्मी और इसके साथ ही बड़े पैमाने पर प्रदेश के अंदर अलग अलग संस्थाओं के, संगठनों के द्वारा, हमारी सरकारी मशीनरी के द्वारा सेवा के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश को कोरोना से मुक्त करने के लिए, उसकी चेन को तोड़ने के लिए, टेस्टिंग और सैंपल कलेक्शन के लिए बृहद पैमाने पर कार्य योजना बना करके कार्रवाई की जा रही है। ऐसे समय में कुछ लोग कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों पर, मेडिकल की टीम पर, स्वच्छता कर्मियों पर हमला कर रहे हैं। यह एक अक्षम्य अपराध है और इस प्रकार के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एपिडेमिक एक्ट में व्यापक संशोधन करने की एक कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और इसके तहत अब तक इसमें भारत सरकार ने जो अपना अभी हाल ही में एपिडेमिक एक्ट में संशोधन किया है, एपिडेमिक एक्ट 1897 में, उसके तहत भारत सरकार ने मेडिकल के कर्मियों पर किसी प्रकार का हमला या उनके साथ दुर्व्यवहार, इसके लिए जो सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है वो किया ही है। इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों पर, स्वच्छता कर्मियों पर और कोरोना वॉरियर्स पर या कोरोना योद्धाओं पर अगर कोई भी व्यक्ति हमला करता है 7 साल तक की सजा और 5 लाख तक रुपया ये करने का हम इस संशोधन के माध्यम से इस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज भी कानपुर में कुछ लोगों ने दुस्साहस किया है और मैं पुलिस के अधिकारियों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग भी पुलिस कर्मियों पर और मेडिकल की टीम पर हमला किए हैं उन सबको ढूंढ निकालिए। इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई, न केवल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अपितु आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए के तहत भी बहुत सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं, समाज में अव्यवस्था फैला रहे हैं और इस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि जब जान को हथेली पे रखकर एक बड़ी टीम, मेडिकल की टीम, सुरक्षा की टीम, स्वच्छता कर्मियों की टीम, डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़ी हुई टीम, सैनिटाइजर से जुड़ी हुई टीम युद्ध स्तर पर 23 करोड़ जनता की सेवा में कार्य कर रही हो, मुट्ठी भर लोग अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करें, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रभावी कार्रवाई करें ऐसे लोगों के खिलाफ और कार्रवाई करने में किसी प्रकार का संकोच न करें, इसके लिए स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा उन सब के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे और इन्हें एपिडेमिक एक्ट के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत भी निरुद्ध करने के साथ साथ
गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई में भी इनके खिलाफ हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कानपुर की घटना का जिक्र किया, जहां पर एक इलाके के अंदर पुलिस और मेडिकल टीम के ऊपर पत्थरबाजी की गई थी, हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि उस पर सख्त कार्रवाई हो रही है। उसी हमले की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। ये कानपुर का इलाका है, जहां पर एक मेडिकल टीम गई थी पुलिस के साथ कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को अपने साथ ले जाने के लिए, उपचार के लिए। लेकिन जैसे ये टीम यहां पर पहुंची, यहां कुछ लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने इस पुलिस और मेडिकल टीम के ऊपर हमला बोल दिया, पत्थरबाजी शुरू कर दी। देखिए, गली के अंदर भीड़ लगाकर ये लोग पुलिस और मेडिकल टीम के ऊपर हमलावर हो गए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ऐसे लोगों की पहचान हो गई है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से कोई निर्देश दिए कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए एपिडेमिक एक्ट के तहत, और रासुका भी इनके ऊपर फायरिंग कर रहे हो। भाई लोग को मना कर दे। फायरिंग कर रहे हो, फायरिंग कर रहे हैं लोग। में कानपुर के हॉट स्पॉट एरिया चमनगंज में मौजूद हैं और चमनगंज में आज स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की गई है। चमनगंज में इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जिस तरीके से यहाँ पर पत्थर पड़े हैं, जिस तरीके के ईंटें, पत्थर और अद्धे पड़े हुए हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से लोकल लोगों ने पुलिस की टीम पर, स्वास्थ्य विभाग के लोगों पर किस तरीके से यहाँ पर हमला किया है। दरअसल जो पूरा मामला सामने आया है उसके मुताबिक पुलिस की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर आई थी। एक पेशेंट यहाँ पर पॉजिटिव निकला था, उसके परिवार के लोगों को क्वारंटीन कराने के लिए पुलिस टीम आई हुई थी। क्वारंटीन यहां से कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस की टीम चली गई थी, पूरी फोर्स मौजूद थी। और उसके बाद बताया जाता है कि लगभग 20 से 30 लोग, जो कि वीडियो में भी नजर आ रहे हैं, यहां से पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों के जाने के बाद उन्होंने ताबड़तोड़ उनके ऊपर पत्थरबाजी कर दी। हालांकि इसमें किसी को चोट नहीं लगी है, किसी भी स्वास्थ्य कर्मी को या पुलिस कर्मी को चोट नहीं लगी है, लेकिन पुलिस ने सभी को चिन्हित करने की शुरुआत कर दी है। पुलिस ने इस मामले में जो मुकदमा है वो भी पंजीकृत कर लिया है और इस पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्थरबाजी किस तरीके से हुई है, किस तरीके से यहाँ पर पुलिस फोर्स का जो जमावड़ा है वो किया गया है। बड़ी संख्या में पत्थर अभी भी सड़कों पर पड़े हुए हैं, जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस कर्मियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के लोगों पर पत्थरबाजी की है। इलाके के लोग हैं अभी भी सड़कों पर हैं, अभी भी जो छतों पर लोग हैं उन सबको पुलिस अंदर जाने के लिए लगातार कह रही है। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश भर में इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि स्वास्थ्य विभाग के लोगों पर, पुलिस कर्मियों पर हमले हो रहे हैं, निश्चित तौर पर ये बेहद चिंताजनक मामले हैं, क्योंकि ये पुलिसकर्मी, ये स्वास्थ्यकर्मी उन लोगों के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं दरअसल जो कोरोना से पीड़ित हैं, संक्रमित हैं। और ऐसे ही कोरोना वॉरियर्स पर, पुलिस कर्मियों पर और स्वास्थ्य विभाग के लोगों पर आम लोग पत्थर चलाएंगे तो निश्चित तौर पर समझा सकता है कि कितना ज़्यादा चिंताजनक और कितना ज़्यादा अफसोसजनक मामला है। बहरहाल पूरे इलाके में शांति है और पुलिस फोर्स पूरी तरीके से यहाँ पर आकर के तैनात हो गई है। क्या नाम है? मनोज और संदीप के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, कानपुर। फिर देखिए तस्वीरें एक बार आप। कानपुर का चमनगंज इलाका एक किस्म का हॉटस्पॉट डेवलप हो रहा है ये कोरोना की दृष्टि से। और जैसा भी विशाल आपको बता रहे थे, यहाँ पुलिस और मेडिकल टीम जो गई थी, एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के परिवार वालों को, जिनमें बहुत मुमकिन है कि संक्रमण हो गया हो, उनको क्वारंटीन करने के लिए, उन्हीं के अपने भले के लिए, उनकी जान बचाने के लिए उनको ले जाने के लिए आई थी। लेकिन इलाके के लोगों ने उसी टीम के ऊपर हमला बोल दिया जो उनकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रही थी, खुद अपनी जान पर खतरा मोल लेकर। लेकिन जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऐसे लोगों की पहचान करके इनकी गिरफ्तारी हुई है कुछ लोगों की, और इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगेगा, इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगेगा, कठोरतम धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और होने चाहिए। ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। और आइए अब आपको कानपुर से हम लेकर चलते हैं कोरोना के सुपर स्प्रेडर इलाकों में। सबसे पहले गुजरात की बात करते हैं। तो गुजरात का हाल देख लीजिए आप। गुजरात में मामले तेजी से बढ़े हैं और 3744 तक पहुंच गए हैं। 181 लोगों की जान जा चुकी है, 434 लोग रिकवर हुए हैं। गुजरात के अंदर 2-3 शहर हैं, खासतौर पर अहमदाबाद और वडोदरा और सूरत, जहां पर कोरोना के कुल 75% मामले हैं पूरे गुजरात के।
उसमें भी वडोदरा का एक इलाका ऐसा है जहां शहर के 70% कोरोना के पेशेंट हैं। वडोदरा में आप देखिए कैसे सुपर स्प्रेडर्स फैलाते हैं कोरोना को। एक शख्स फिरोज खान वडोदरा में कोरोना पॉजिटिव पाया गया 5 मार्च को। ये टिफिन देने का काम करता था और फिरोज से शैफान नाम के एक शख्स को कोरोना पहुंचा, वो पॉजिटिव पाया गया। शैफान से उसके पिता और भाई को संक्रमण हो गया। इसके बाद इलाके में तमाम सैंपल लिए गए। 300 लोगों के सैंपल प्रशासन को लेने पड़े, जिसमें से 70 से 80 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। और अब तक इस पूरे इलाके में, जिसका नाम है नागरवाड़ा, वडोदरा का नागरवाड़ा इलाका, इस इलाके में आप सोचिए एक शख्स से शुरू हुआ संक्रमण। फिरोज पठान ने 5 मार्च को पॉजिटिव रिपोर्ट उसकी आई और वहां से अब तक 168 लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इसी को कहते हैं सुपर स्प्रेडर और यही है सबसे बड़ा खतरा। एक इंसान पूरे इलाके के अंदर यह महामारी फैला सकता है। वडोदरा का उदाहरण आपके सामने है। गुजरात में कोरोना के करीब 30% केस वडोदरा और सूरत मिलाकर हैं। देश में कोरोना के 15 खतरनाक जिलों की जो लिस्ट तैयार हुई है उसमें गुजरात के 3 जिले, अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा। वडोदरा में सेंट्रल टीम ने दौरा किया क्योंकि यहां मामला खतरनाक होता जा रहा है। कैसे, इसे आप ग्राफिक्स के जरिए समझें, लेकिन आपको उसी वडोदरा के नागरवाड़ा इलाके में भी हम लेकर चलते हैं जहां पर 70% तक केस हैं। यहां की ग्राउंड रिपोर्ट इंडिया टीवी के संवाददाता निर्णय कपूर ने तैयार की। गुजरात में तीसरे नंबर का सबसे ज़्यादा अफेक्टेड शहर है वडोदरा, जिसमें करीब 263 कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं और इनमें से एक इलाका नागरवाड़ा, जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं, उसी में 168 पॉजिटिव केसेस हैं और इन सब के लिए जिम्मेदार है सिर्फ एक व्यक्ति, जिससे इस पूरे इलाके में कोरोना की ये चेन फैली। यहाँ से, इस जगह से करीब 50 मीटर पीछे ही उसका घर है, फिरोज पठान, जो कि 5 तारीख को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसके बारे में पता ये चला कि वो पूरे इलाके में से टिफ़िन वगैरह कलेक्ट करके टिफ़िन सेवा चलाता था हॉस्पिटल में और यहाँ पे कई लोगों से मिलता रहता था। और उसके बाद पता चला कि उसके कोरोना पॉजिटिव आने के बाद यहाँ पे इसी गली में, छोटी सी गली आप देख सकते हैं, 1.5 फीट जिसकी चौड़ाई है, उसमें शैफान नाम का ये लड़का रहता था, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके भाई और उसके पिता भी बाद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए और फिर उसके बाद इस पूरे इलाके की पड़ताल की गई। करीब यहाँ से 300 सैंपल इलाके से इकट्ठे किए गए और पता चला कि उन 300 सैंपल्स में से जिनकी टेस्टिंग की गई उसमें से करीब 70 से 80 लोग पॉजिटिव पाए गए एक ही गो में। ये आप देखिए इलाके की डेमोग्राफी किस तरह की है। काफ़ी कंजस्टेड गलियां हैं, गलियों के अंदर गलियां हैं और ऐसे में एक छोटे छोटे घर में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर पाना भी बहुत मुश्किल है। पूरे इलाके को इनफैक्ट इस वक्त यहाँ पे कंटेन कर दिया गया है क्योंकि ये पूरा जो एक छोटा सा इलाका है इसमें हज़ारों घर हैं। अंदर आप देखिए इस तरह से पूरी जो अंदर गलियाँ हैं उनको बैरिकेड कर दिया गया है। बाहर से ना अंदर से कोई बाहर आ सकता है, बाहर से कोई अंदर जा सकता है। यहाँ देखिए पूरे इलाके में मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ एक व्यक्ति की वजह से करीब अब 168 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, क्योंकि बताया जा रहा है कि आपस में इतना क्लोज इंटरेक्शन है इन सब लोगों के बीच में। इन घरों के पीछे अंदर काफ़ी कंजस्टेड गलियां हैं। यहाँ आप देखिए इस जगह पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए अंदर गलियों के अंदर गलियां हैं। बाहर तो लोग नहीं आते हैं लेकिन अंदर फिर भी चाहते हुए भी वो डिस्टेंस जो है मेंटेन नहीं कर सकते हैं। हालांकि पुलिस ने यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं, इस तरफ भी कंटेन किया हुआ है और अगर सामने आप देखें दूसरी तरफ की जो गलियाँ हैं वो भी पतरे लगा करके पूरी तरह से उसको बैरिकेड कर दिया गया है। मेन रोड के अलावा पूरा इलाका जो है दोनों तरफ से उसे बैरिकेड कर दिया गया है ताकि जो लोग हैं वो अंदर ही रहें और यहाँ से जो कोरोना का संक्रमण है वो शहर के दूसरे इलाकों में ना पहुँचे। आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरे शहर में, बड़ौदा की अगर मैं बात करूँ तो 5 अप्रैल से पहले सिर्फ 8 केस ही थे और उसके बाद एक के बाद एक जब फिरोज़ का केस सामने आया, जिसकी कि बताया जा रहा है कि एक ट्रैवल हिस्ट्री भी थी। वो दानी लीमड़ा इलाके में गया था अहमदाबाद के, जो कि खुद एक कोरोना हॉटस्पॉट है। वहाँ वो बताया जा रहा है कि संक्रमित हुआ होगा और वहाँ से आने के बाद उसने यहाँ आप देख सकते हैं इस इलाके में बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित कर दिया। हालांकि अब कोशिश ये की जा रही है कि जो संक्रमण की चेन है वो इस इलाके से बाहर ना फैले, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो करीब 70% केस पूरे बड़ौदा शहर के नागरवाड़ा वार्ड के इस छोटे से पॉकेट में ही है। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों का क्लोज इंटरेक्शन, आपस में एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा
क्लोजली ये लोग रहते हैं। अंदर बताया जा रहा है कि गलियां ऐसी हैं कुछ के जिसमें फासला 1.5 से 2 फीट का ही है, और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर पाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। चाहते हुए भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाते हैं। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, वडोदरा। तब आप सोचिए कि वडोदरा का एक इलाका नागरवाड़ा और उस इलाके की भी एक छोटी सी पॉकेट जहां पर निर्णय बता रहे थे कि सबसे ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। अब यहां पहरा भी है, पुलिस भी है, लेकिन जो उन्होंने अंदर की तस्वीर आपके सामने पेश की, छोटी छोटी तंग गलियां, छोटे छोटे मकान, एक मकान में कई कई लोग, और उसमें अगर एक केस आ जाए तो फिर बाकी लोग कैसे बचे? क्या दिक्कतें हैं यहां पर कोरोना को रोकने की? निर्णय बता रहे हैं। वडोदरा के नागरवाड़ा इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाना एक अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है। फिर भी पुलिस काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ डिप्लॉय की गई है ताकि कम से कम मेन रास्तों पे लोग ना आएँ, और जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है, पुलिस अंदर भी जाती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रह सकें। इसके लिए जगह जगह ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी यहाँ पे लगाए हुए हैं, लाउड स्पीकर्स लगाए हुए हैं अलग अलग जगह, ताकि लोगों को इससे मैसेज दिए जा सकें। और सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है। हीलियम बलून जो है ये भी यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। इसमें 2 कैमरा लगे हुए हैं जो पूरे इलाके का एक 360 डिग्री पिक्चर जो है वो देते हैं। उसका लाइव फीड यहाँ पे लगातार जो यहाँ के पीआई हैं उनको मिलता रहता है। हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये किस तरह से वर्क करता है ये सिस्टम, जिसमें आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इलाका जो है वो यहाँ उस पर नज़र रखी जा रही है हीलियम बलून के ज़रिए, क्योंकि लगातार ड्रोन उड़ाना भी पॉसिबल नहीं है। और इससे आप देखेंगे अगर इस इलाके की तस्वीर किस तरह का ये इलाका है, कितना कंजेस्टेड एरिया है। अंदर गलियों के अंदर आपको गलियाँ देखने को मिल रही होंगी, और ऐसे में यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं चाहते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाना कितना मुश्किल है। यहाँ आप देखिए ये हीलियम बलून किस तरह से काम करता है। पूरा इलाके का आपको एक 360 डिग्री पिक्चर जो है वो इसके 2 कैमरे के वजह से देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ये देखिए पूरा का पूरा जो सर्कल एक लेते हुए ये पूरे इलाके को दिखाता है, और इससे पता चलता है, ऊपर से एक टॉप एंगल व्यू जो मिलता है उससे पता चलता है कि कहीं पे लोग अगर छतों पे तो इकट्ठे नहीं हुए हैं, या फिर नीचे गलियों में अगर वो घूमते हुए नज़र आते हैं, तब भी उन्हें जाकर के पुलिस जो है वो कंट्रोल करती है। इलाका आपने देखा, अगर ऊपर से देखें तो कितना कंजेस्टेड है। फिर भी पूरी कोशिश की जा रही है कि इस इलाके में भी संक्रमण रुके और इसके बाहर भी फैलने ना पाए। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, वडोदरा। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे कंजेस्टेड इलाके को कैसे सील करें जहां गलियां एक दूसरे से जुड़ रही हैं और यहां लोग एक दूसरे से न मिल पाएं। इसको कैसे सुनिश्चित किया वडोदरा की पुलिस ने, खुद वहां के पुलिस कमिश्नर ने बताया। जो नागरवाड़ा के करीब 5000 लोगों को क्वारंटाइन करके करीब 1088 घरों का हम लोगों ने पूरा क्लस्टर कंटेनमेंट बना के चारों तरफ से बैरिकेडिंग और जो टीन शेड होते हैं उनके वहाँ बैरिकेड करके वहाँ से बंद कर दिया गया। एक भी 0 मूवमेंट कर दिया, कोई अंदर भी नहीं जाए, कोई बाहर भी नहीं जाएगा। फिर उसके बाद जो वहाँ पे मास सैंपलिंग चालू हुआ, जितने लोग पॉजिटिव आए उनके पूरे घर वाले को, उनके पड़ोसी को चालू किया, तो वो भी सब पॉजिटिव आना चालू किए। तो इसी तरह जितने करते करते, चूँकि इट इज़ वेरी कंजेस्ट, बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है वहाँ पे, 2 फीट 3 फीट की गलियाँ भी अंदर हैं, तो वहाँ से जो पॉजिटिव केसेस एक बार आना चालू किए, मास सैंपलिंग चालू हुई। एक एक घर की स्क्रीनिंग जो कॉर्पोरेशन की जो मेडिकल टीम थी और पुलिस की टीम पूरे प्रिकॉशन लेके एक एक घर की जो है पूरे एक एक घर की स्क्रीनिंग किया गया। किसी को फीवर हो रहा, किसी को कफिंग हो रही है, किसी को हेडेक हो रहा, वो सारे पेशेंट को जो वहाँ से आइडेंटिफाई करके बाहर लाया गया। और लाने के बाद जो उनको बहुत सारे 80% तो ऐसे लोग निकले जो एसिम्प्टोमेटिक थे जो है। और आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। हम उनसे बात करें उससे पहले उत्तराखंड का क्या कोरोना के इस काल में हाल है वो आप देख लें। बहुत मामले नहीं है, 54 केस हैं, एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, ये बहुत बड़ी बात है, राहत की बात है। और इन 54 में से भी 34 लोग जो हैं वो ठीक हो गए, यानी केवल 20 केस अभी भी अंडर ट्रीटमेंट या ऑब्जर्वेशन है। रावत साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सर आपके यहाँ पर मामले बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत खुशी की और राहत की बात है। आपने प्रधानमंत्री से भी बात की थी अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर 2-3 रोज पहले। अब समझना तो ये चाहते हैं सर, क्या लॉकडाउन खुल जाएगा? गौरव जी, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ 34 नहीं 36 हमारे पेशेंट ठीक हो गए हैं, जिनको वापस घर भेज दिया गया है। जो लॉकडाउन खुलने की आपने बात की है, अब लॉकडाउन तो
खुलना ही होगा और कुछ रेगुलेशंस के साथ में जो मेडिकल नॉर्म हैं उनको देखते हुए, उनका अनुपालन करते हुए जो हमारे हॉट स्पॉट हैं उनको शील्ड करते हुए ये लॉकडाउन धीरे धीरे हमको खोलना होगा। जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो संचालित करनी होंगी और जीवन ये सामान्य हो। जो अभी एक भय का वातावरण है, भय तनाव में बदल रहा है, तनाव अवसाद में बदल रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि जनजीवन सामान्य हो। विशेषकर जो ग्रीन जोन्स हैं, अब जैसे उत्तराखंड की मैं आपको बात करूं तो हमारे 6 जिले प्रभावित हुए थे। 4 जिलों में ज़्यादा केस थे, 2 जिलों में एक एक केस सामने आए थे। आज जो एक एक वाले दोनों ठीक हो गए हैं। उधम सिंह नगर में भी अब नए कोई केस हमारे पिछले 25 दिन से नहीं है और नैनीताल में भी पिछले 15 दिन से 12 दिन से कोई केस नहीं है। ऐसे हरिद्वार में भी केसेस कम केस हैं, 3-4 केस हैं, लेकिन देहरादून में काफ़ी केस सामने आए और इस तरह से जो मैक्सिमम पार्ट है स्टेट का वो ग्रीन जोन में है। 11 बस्तियों को हमने या 11 मोहल्लों को हमने कंटेनमेंट जोन घोषित किया है और उनको छोड़ करके धीरे धीरे सामान्य जनजीवन हो, ये सबका सोचना है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी इस बारे में बातचीत किया है और मैं आपको बताता हूं कि आज अभी गृह मंत्रालय ने आज ही अभी शाम को कुछ नई दी है कि इंटर स्टेट अगर लेबर है, इंटर स्टेट अगर कोई लोग हमारे वहाँ पर कैंपों में रह रहे हैं, क्वारंटीन में कहीं पर रह रहे हैं, तो वहाँ की सरकार से बातचीत करके और उनको वापस बुलाया जा सकता है, आदान प्रदान किया जा सकता है। जी सर, ये तो बहुत राहत की बात थी जो अभी आपने बताया कि ये नई गाइडलाइंस आई हैं। सर ये बताइए कि उत्तराखंड काफी हद तक इसके दुष्प्रभाव से बचा रहा, बहुत कम मामले हैं। इसकी वजह आप पहाड़ी क्षेत्रों को होना मानते हैं या आपने कोई ऐसा कंटेनमेंट का काम किया? देखिए गौरव जी, आपको मैं बता दूं कि हमारे को पड़ोसी देश नेपाल की पहले हमको जो खबर मिली वो 25 जनवरी को रात्रि को खबर मिली कि वहाँ पर कोई कोरोना पॉजिटिव केस आया है। क्योंकि उत्तराखंड की लगभग 550 पौने 600 किलोमीटर की सीमाएं नेपाल से लगी हुई हैं। मित्र राष्ट्र है, हम लोगों के उधर रोटी बेटी के भी रिश्ते हैं नेपाल में हमारे, और इस वजह से हमको इतनी चिंता हुई। और 26 जनवरी को प्रातःकाल मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन जी से बातचीत किया, उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्स किया। उसी समय उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कहा, हमारे सेक्रेटरी ने उनसे बातचीत किया और सीमाओं पर तुरंत गृह मंत्रालय से चौकसी बढ़ गई। 15 मार्च को पहला केस उत्तराखंड में ये पॉजिटिव केस सामने आया और वो जमाती थे। भारत सरकार से भी हमको जानकारी मिली कि 135 लोग यहाँ से मरकज निजामुद्दीन मरकज में गए थे, तो हमने उनको ढूंढना शुरू किया और इनको 135 से जब हम लिंक ढूंढते चले गए कितने लोग गए थे तो पता चला 1435 लोग थे जो उत्तराखंड में आए थे और कुछ जमाती जो उत्तराखंड से बाहर जमात के रूप में गए थे देश के अन्य हिस्सों में। तो हमने फुली उनको, हमारी पुलिस ने बहुत बेहतरी से उस पर काम किया और हम उन 1435 को हम ढूंढ पाने में सफल हुए और उसके कारण हमको सुविधा हुई तह तक पहुंचने में। और हमने सबको, आज हमारी उनसे प्रतिदिन बातचीत होती है, उनमें जो पॉजिटिव पाए गए उनको अस्पताल में भर्ती किया गया, उनका इलाज किया गया। ये जरूर है कि हमको जो मदद समाज के द्वारा या मैं कहूँ कि जमातियों से मिलनी चाहिए थी वो हमको नहीं मिली प्रारंभ में, और हमको बहुत हार्ड डिसीजन लेना पड़ा कि अगर कोई संक्रमित मिलता है तो हम उस पर 307 की धारा लगाएंगे। अगर किसी संक्रमित को कोई छुपाता है या किसी जमाती को कोई छुपाता है तो उस पर भी हम 307 का मुकदमा दर्ज करेंगे
और अगर उससे कोई संक्रमित होता है और किसी कारण उसकी मौत हो जाती है तो हम उसको 302 में उनका चालान करेंगे। ये बहुत ही अप्रिय निर्णय, कठोर निर्णय ये हमने लिया और उसका परिणाम ये रहा कि फिर जमाती हमारे पास जो रह गए थे उन्होंने सीधा सीधा एक तरह से सरेंडर किया, उन्होंने सूचना दी और हम उसको रोक पाने में सफल हुए। सीमाओं पर हमने बहुत बेहतरी से चौकसी करी। जो संभावित क्षेत्र है और जहां पर संक्रमित पाए गए उनको हमने तुरंत सीज कर दिया। एक जगह पर हमने कर्फ्यू भी लगाया, अभी भी वहां पर कर्फ्यू है। जहां पर लोगों ने अगर किसी कारण जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं या जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके साथ अगर किसी ने कोऑपरेशन नहीं किया या कोई अभद्रता की तो उस पर हमने सख्त कार्रवाई की। उसका परिणाम ये रहा कि स्थिति हमारी जी रावत साहब, आपके सख्त फैसले हों और जो इस परिस्थिति में लेने ही पड़ते हैं और आपके राज्य में उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। राज्य सुरक्षित रहे, राज्य की जनता सुरक्षित रहे, आपको शुभकामनाएं हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में राहत की सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है, कुल मामलों में भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कल तक बिहार जैसे राज्यों की भी ऐसी हालत थी जैसी आज उत्तराखंड की है, लेकिन पिछले 10 दिनों में देखिए बिहार में कोरोना कहां से कहां पहुंच गया। अब हालत यह हो रही है कि खतरे की घंटी बिहार की राजधानी पटना में बज रही है। तो देखते हैं जरा बिहार की हालत क्या है। ये पटना के खाजपुरा में 1 से लेकर 21 तक कोरोना के मामले कैसे पहुंच गए, यह आपको बताएगा कि बिहार जो बहुत सुरक्षित चल रहा था वहां कैसे अचानक खतरा बढ़ गया है। खाजपुरा में एक महिला पॉजिटिव मिली, महिला की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। इसके बाद महिला के पति का टेस्ट किया गया, वो भी नेगेटिव निकला। पति एटीएम का कैश वैन का ड्राइवर है, एटीएम कैश वैन का एडमिन धीरज वो पॉजिटिव पाया गया। धीरज के बारे में पता चला कि वो मुंबई से लौटा। तो आप देखिए कि कैसे चेन बनती है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है। दिखाते हैं आपको पटना के खाजपुरा से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। बिहार के 28 जिले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें 13 रेड जोन में हैं। पटना, नालंदा, मुंगेर, सिवान और रोहतास, ये 5 जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। राजधानी पटना की हम बात करें तो पटना में पहले सिर्फ 5 इलाके कोरोना प्रभावित थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। और सबसे बड़ा हॉट स्पॉट पटना का है खाजपुरा का ये इलाका। ये खाजपुरा का इलाका है जहाँ पूरे पटना के 50% केस मिले हैं। एक महिला से यहाँ संक्रमण की शुरुआत हुई थी और उसके बाद ये सिलसिला, ये चेन इस तरह से आगे बढ़ा कि अब तक 21 लोग संक्रमित हो चुके हैं। और यही कारण है कि आप देखें इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। और सिर्फ खाजपुरा ही नहीं बल्कि जो आसपास के इलाके हैं, राजा बाजार, मछली की गली, वहाँ तक संक्रमण पहुँच गया। इसलिए उन इलाकों को भी सील कर दिया गया है। और पटना एयरपोर्ट के कुछ सफाई कर्मचारी भी इसकी चपेट में आ गए हैं, क्योंकि एक सफाई कर्मचारी इसी इलाके में रहता था और वो भी महिला के चेन से जुड़ा हुआ था। इसलिए ये संक्रमण का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि संक्रमित जो लोग मिले हैं उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स के साथ साथ जो इस पूरे इलाके के रहने वाले लोग हैं उन सबों का सर्वे किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है। और जिस तरह से धीरे धीरे ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी पटना जिला प्रशासन के लिए अभी खाजपुरा का ये इलाका बना हुआ है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। खाजपुरा में एक महिला जो है सुपर स्प्रेडर बन गई, मामले 1 से 21 पहुंच गए। अब आप देखिए कि पटना का एक वीवीआईपी इलाका पाटलिपुत्रा, वहां पर करीब महीना भर पहले एक केस दिल्ली के मरकज से पहुंचा और वो फिर कैसे प्रशासन पुलिस के लिए सरदर्दी बन गया। पटना में 34 दिन बाद दिल्ली से लौटा एक युवक संक्रमित मिला है। 24 मार्च को ये ट्रेन से दिल्ली से पटना आया था। दरअसल इस युवक के बारे में दिल्ली पुलिस ने बिहार पुलिस को ये जानकारी दी थी कि इसके मोबाइल का लोकेशन निजामुद्दीन मरकज का था। और इस जानकारी के बाद जब इस युवक की जांच की गई तो ये कोरोना पॉजिटिव निकला। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि निजामुद्दीन इलाके में घूमने की वजह से या फिर ट्रेन में सफ़र करने के दौरान ये संक्रमित हुआ होगा। और जब ये जानकारी आई है तो इस युवक के क्लोज कांटेक्ट में जितने भी लोग थे उन सबों को ढूंढा जा रहा है। पिछले 1 महीने में जिन जिन लोगों से ये मिला उन सबों की तलाश की जा रही है। और जिस इलाके में ये युवक रहता है उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है।
वहाँ डोर टू डोर सर्वे का काम चल रहा है। तो एक बड़ी परेशानी जिला प्रशासन के पास आ गई है, क्योंकि 1 महीने के युवक के सारे कॉन्टैक्ट्स को ढूंढकर अब सबों का टेस्ट कराया जा रहा है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। आप सोचिए कि इस वक्त सारे प्रशासन का अमला कैसे काम कर रहा है कि एक व्यक्ति की मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की जाती है दिल्ली के मरकज में, और फिर 1 महीने में वो कितने लोगों से मिला है उसको पकड़ना कितना बड़ा काम है। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। अब मध्य प्रदेश में कुल मामले 2387 हैं और 120 लोगों की जान एमपी के अंदर जा चुकी है। 377 लोग यहां पर ठीक हो चुके हैं। यहां के हॉटस्पॉट के बारे में हर कोई जानता है। सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है इंदौर और उसके बाद भोपाल, जहां पर अब तक 458 मामले सामने आए हैं और 14 लोगों की जान जा चुकी है। दिखाते हैं आपको भोपाल से अनुराग अमिताभ की रिपोर्ट। हमें इस वक्त भोपाल के सबसे बड़े हॉटस्पॉट जहांगीराबाद इलाके में, जहां कोरोना संक्रमण का विस्फोट की जो चेन है वो माना जा रहा है 3 सुपर स्प्रेडर के जरिए फैली। सबसे पहले जो सुपर स्प्रेडर सामने आए, जो गैस पीड़ित यहां पर विक्टिम्स थे, वो उनके माध्यम से कोरोना संक्रमित हुए। दूसरा जो सबसे बड़ा सुपर स्प्रेडर माने जा रहे हैं, यहाँ की बड़वारी जो मस्जिद कही जाती है, वहाँ से 4 जमाती पकड़ाए। उन 4 जमातियों के जो संपर्क में उनकी जांच के दौरान उनसे संपर्क रखे लोग थे, उनकी जांच के दौरान यहाँ के जहांगीराबाद थाने के तकरीबन जो 7-8 पुलिस वाले हैं वो भी कोरोना संक्रमित पाए गए और ऐसे तकरीबन 75 लोग इस जहांगीराबाद इलाके के जो हैं वो अब तक संक्रमित पाए जा चुके हैं। तीसरा सुपर स्प्रेडर जो सामने आए वो यहाँ की एक महिला थी जो उम्रा करके आई थी। उसके बाद उनके परिवार के जो 7 लोग हैं तो वो यहाँ पर संक्रमित हुए। ऐसे करके टोटल 8 लोग उनके परिवार के संक्रमित हुए, जिसके चलते ये 3 किलोमीटर का क्षेत्र जो है ये कंटेनमेंट क्षेत्र पूरी तरीके से बना दिया गया है। लगातार जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ये पीपीई किट पहने आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखें तो जगह जगह ब्लीचिंग भी की गई है और लगातार ये जो पुलिसकर्मी हैं दिन रात यहाँ के 3 किलोमीटर का जो इलाका है तकरीबन उसके 2500 लोगों को बाहर आने जाने से रोक रहे हैं और साफ तौर पर तकरीबन 150 से ज़्यादा लोग यहाँ पर क्वारंटाइन किए जा चुके हैं। तो ये जो 3 स्प्रेडर्स हैं उनके जरिए ये जो श्रृंखला है जो लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की वो बढ़ती नज़र आ रही है। अगर आप देखें तो इस तरीके से तमाम जो जहांगीराबाद इलाका है जो सबसे बड़ा रेड स्पॉट बनकर उभरा है, हॉटस्पॉट बनकर उभरा है, वो इसी तरीके से कंटेनमेंट क्षेत्र आपको दिखाई देगा। हर जगह ड्रोन से बाकायदा स्वास्थ्य विभाग जो है वो चेकिंग कर रही है और जिस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं उस वक्त भी एक टीम कोरोना पॉजिटिव मरीज को लेने आई है। अभी तक 75 जो मरीज मिले थे, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अभी जो पॉजिटिव एक और मरीज मिला है, जो सुपर स्प्रेडर के जरिए जो चेन काफ़ी लंबी हो गई है, उस लंबी चेन के माध्यम से यहाँ पर और कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया है, जिसके बाद यहाँ पर इस तरीके से टीम खड़ी है। तमाम इस इलाके में इसी तरीके से जो पीपीई किट पहने तमाम स्वास्थ्यकर्मी नज़र आ रहे हैं और साफ तौर पर सबसे बड़ा जो ये हॉटस्पॉट बना है वो ये भोपाल का यही जहांगीराबाद इलाका है। अभी तक 458 जो मामले हैं वो साफ तौर पर भोपाल में नज़र आ चुके हैं, जिसमें से 75 मामले इसी जहांगीराबाद थाने इलाके के हैं। 3 बार बाकायदा सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे इलाके को, जगह जगह ब्लीचिंग लगाई गई है और इसी तरीके से पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य विभाग की टीम मुस्तैदी से लगातार कोरोना संक्रमित लोगों से संपर्क रखने वाले लोगों की जाँच करते नजर आ रही है। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, भोपाल। तो भोपाल के 75 केस जिस जहांगीरपुरा इलाके के हैं वहां पर कैसे कंटेन कर रही है प्रशासन इस बीमारी को, लॉकडाउन को कैसे इंप्लीमेंट कर रही है, आपको भोपाल के डीएम बता रहे हैं। वहाँ 75 जो जहांगीराबाद थाना है उसमें 75 है। वार्ड यदि हम देखें तो उसमें 42 के ऊपर है, लेकिन इसमें मेन बात यह है कि उस पूरे एरिया को कंटेन किया गया है, उसको चारों तरफ से बंद किया गया है। प्रयास ये है कि वहाँ से कोई भी ना निकलने पाए, भले ही वो एसेंशियल सर्विस वाला हो वो भी ना निकले, और वहाँ पे सारी एसेंशियल सर्विसेज हम लोग डोर टू डोर ही डिलीवर कर रहे हैं और यही स्ट्रैटेजी है ताकि कोई वहाँ से निकलेगा नहीं तो शहर में नहीं फैलेगा, और यदि वहाँ से लोग निकलेंगे तो चांसेस रहेंगे, इसलिए वहाँ से कोई ना निकलने पाए, ये प्रयास है। और आइए अब एक ऐसे राज्य की बात करते हैं जिसकी बहुत चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए भी क्योंकि ये पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का राज्य है और यहां आरोप लग रहे हैं कि कोरोना के मामले छुपाए जा रहे हैं, कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़े को दबाया जा रहा है। कुल केस 725, 22 लोगों की जान जा चुकी है और 119
लोग रिकवर कर चुके हैं। तो आप वैसे बड़े राज्यों की तुलना में देखें तो बहुत ज़्यादा मामले यहाँ पर उस हद तक उस तुलना में नहीं दिखाई देते, लेकिन फिर भी कई शहर यहाँ पर बड़े हॉटस्पॉट बने हुए हैं। उसमें से एक शहर हावड़ा भी है। हावड़ा जहां पर मामले कोरोना के बढ़ रहे हैं और साथ साथ पुलिस पर हमलों के भी। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, वो देखकर आपको गुस्सा भी आएगा कि कैसे पुलिस वालों के ऊपर इस इलाके के अंदर हमला किया लोगों ने। ये देखिए, लोग आरएएफ की टीम और पुलिस की टीम के साथ भिड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और उसके बाद पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। और आपको जानकर और गुस्सा आएगा कि जो रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी थी, छोटी सी टुकड़ी थी, उसमें महिला कर्मी, रैपिड एक्शन फोर्स की महिला पुलिसकर्मी भी थी, उनके ऊपर भी पत्थरबाजी की गई है। 12 घंटे के बाद पुलिस एक्शन में आई है। इन्हीं हमलावरों में से 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसको लेकर के सियासत भी हो रही है, आपको हम बताएंगे आगे। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए कैसे ये पुलिस वाले जो केवल वहां लोगों को इस बात से आगाह कर रहे थे कि लॉकडाउन है, आप बाहर ना निकलें, अपने घरों में रहें, बात बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गई कि लोगों ने पुलिस की टीम के ऊपर हमला बोल दिया। ये देखिए, भीड़ जमा है, पूरा बाजार लगा हुआ है, दुकानें भी खुली हुई लग रही हैं। ऐसे में रैपिड एक्शन फोर्स की टीम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। देखिए, इधर आपको कलकत्ता पुलिस के लोग दिखाई दे रहे हैं, सफेद यूनिफॉर्म में, वो लोगों को समझा रहे हैं और सामने खड़ी है आरएएफ की टीम। लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, एक जगह पर इकट्ठा हो गए। उसके बाद ये आरएएफ की टीम के साथ भिड़ गए। तो ये कैसे मुमकिन है कि लोगों में वहां पर पुलिस का डर ना रहे और उल्टा पुलिस के ऊपर वो हमलावर हो जाएं? आपको इसी जगह से हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र की रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग हावड़ा के बेलिलियस रोड में हैं। कल शाम यहीं पर हंगामा हुआ था, पुलिस पर हमला हुआ था, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़, महिला पुलिस को दौड़ाया गया था और यहाँ पे ठीक इसी जगह पे जहाँ पे कल हमला हुआ था वहीं पे इस वक्त हम लोग हैं। ये बेलिलियस रोड है, यहाँ पर इस वक्त पुलिस ने गार्डरेल से इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया है और भीतर में आपको कैप्टन सुजीत दास को बोलूँगा तस्वीर दिखाए। भीतर में आप देख सकते हैं अभी भी लोग बाहर निकले हुए हैं। कुछ ठीक इसी जगह पर कल झमेला हुआ था। लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कितना गलत काम उन्होंने किया है। एक ऑटो आने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे यहाँ आने नहीं दिया जाएगा, उसे दूसरे रास्ते से भेज दिया जा रहा है। इस पूरे इलाके को अब घेर दिया गया है और सबसे बड़ी बात ये रेड जोन है, हॉट जोन है और इन इलाकों में कंटेनमेंट जोन है। सबसे चिंता की बात यही है कि जहाँ खतरा बहुत ज़्यादा है वहीं लोग बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में जो अपने घर परिवार की चिंता छोड़कर जो पुलिस वाले इनकी भलाई का काम कर रहे हैं, इन्हें घर में घुसाने का काम कर रहे हैं, ऐसे पुलिस वालों पर हमला, ये बहुत ही निंदनीय काम हुआ है पश्चिम बंगाल के हावड़ा के इस बेलिलियस रोड में। फिलहाल जो राजनीतिक पारा है वो भी काफ़ी गर्म है। भाजपा की ओर से आरोप लगाया गया है कि तुष्टीकरण की नीति के चलते ही ऐसा हुआ है और विभाजनकारी नीतियों के चलते ही ऐसा हुआ है, क्योंकि कुछ इलाकों में पुलिस सख्ती कर रही है, कुछ इलाकों में पुलिस सख्ती नहीं कर रही है और उसी वजह से यहाँ पर ये हमला हुआ है। आप देख सकते हैं कुछ लोग आ रहे हैं लेकिन उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है। आज पुलिस काफ़ी सख्त हुई है और कल रात में पुलिस ने रेड की थी इस इलाके में। 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है और अभी भी कई लोगों के नाम तलाशे जा रहे हैं जिनके नाम पुलिस को मिले हैं, जो हमले में शामिल थे। सीसीटीवी और जो वीडियो फुटेज सामने हैं उनको देखकर एक एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर फिर एक व्यक्ति आ रहा है बाहर निकलने की कोशिश में। अब मैं आपको पीछे की तरफ सुजीत दास को बोलूँगा, कैमरामैन को थोड़ा दिखाए कि पीछे की तरफ भी पुलिस यहाँ पर मौजूद है। हालांकि यहाँ पर भी कुछ लोग अभी भी निकले हुए हैं। पुलिस कोशिश कर रही है कि उन्हें घर के भीतर भेजा जाए और ये कोशिश जारी है, लेकिन लोग हैं कि वो मान नहीं रहे हैं कि क्या स्थिति है। यहाँ पर आप देखिए, क्या बोलना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? यहाँ पर ये स्थिति इसी जगह पर बेलिलियस रोड में है और मेन ये इलाका है जहाँ पर कल झमेला हुआ था, यहीं पर रोकने की कोशिश हो रही है। कैमरामैन सुजीत दास के साथ अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी, हावड़ा। और इस घटना को लेकर राजनीतिक तू-तू मैं भी शुरू हो गई। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि ममता बनर्जी कोरोना के बीच भी तुष्टीकरण कर रही। हावड़ा रेड जोन होते हुए भी कोई लॉकडाउन का परवाह नहीं है। हमने देख रहे पुलिस पश्चिम बंगाल में 2 रोल प्ले कर रहा है। कुछ एरिया में पुलिस ज्यादा सक्रिय है और कुछ जो माइनॉरिटी इलाका है उसमें पुलिस हाथ जोड़ रहा है लॉकडाउन पालन करने के लिए। आज इसी का कारण टिकियापाड़ा में हावड़ा में जो घटना हुआ, ये दुखदायक घटना है। पुलिस का ऊपर हमला जैसे हुआ, जैसे पुलिस का जीप को तोड़फोड़ किया गया, आज तुष्टीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण।
आइए अब बात दिल्ली की कर लेते हैं, जो कोरोना का एक बड़ा हॉटस्पॉट है। दिल्ली में कुल केस हैं 3,314 और 54 लोगों की जान जा चुकी है देश की राजधानी में इस कोरोना की वजह से, जबकि 1,000 से ज्यादा लोग 1,078 लोग रिकवर हो चुके हैं। तो आप कुल अगर 3,300 केस देख रहे हैं लगभग, उसमें से 1,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो गए हैं। और दिल्ली के इस वक्त के हालात क्या हैं, कंटेनमेंट जोन, हॉटस्पॉट्स लगातार क्या बढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं अतुल भाटिया। हम इस समय एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी में हैं। यहाँ पर 11 केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद आप आजादपुर मंडी के हालात देख सकते हैं। जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है वो पूरे तरीके से बंद है। 90% जो मंडी है वो पूरे तरीके से बंद है। किसी भी तरीके का काम जो है वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। ना ही यहाँ पर सब्जियां आ रही है, ना फल आ रहे हैं, और ना ही यहाँ से फल और सब्जियां बाहर जा पा रहे हैं। तो आप देख सकते पूरी मंडी के हालात आप इस समय देख सकते हैं। जो यहाँ पर काम करते थे वो लोग यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं, खाली खड़े हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं छोटा मोटा काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है। बाकी जो मंडी है वो पूरे तरीके से बंद है। मंडी के व्यापारी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हरीश टकोरिया। हरीश जी, पूरी तरीके से मंडी बंद है, क्या कितने केसेस सामने आए हैं और क्या पूरी चेन कैसे बनी हुई है? चेन का तो खैर नहीं समझ में बता पाएंगे हम आपको चेन कैसे बनी। वहाँ पे 413 से शुरू हुआ केस, ये स्टार्टिंग में भोला दत्त के नाम से, बीएमसी फर्म थी कोई है हमारे पास, उनके नाम से शुरू हुई। उनकी डेथ हुई है भोला जी की यहाँ पे 3-4-5 दिन पहले कोरोना से वजह से। उसके बाद अपना अभी ये पुलिस अब 242 के नंबर से आई है पॉजिटिव रिपोर्ट, 1421 वाले की आई है पॉजिटिव रिपोर्ट, 360 वाले की आई है, 280 वाले की आई है पॉजिटिव रिपोर्ट। वो क्वारंटाइन में है इस टाइम। और बाकी कोरोना की वजह से तो सारा काम ठप है यहाँ, बिल्कुल चक्कर नहीं है। मतलब कोई काम हम कर रहा है नहीं कर रहा, डर के मारे नहीं कर रहे लोग बात खुद ही नहीं वजह। हालांकि कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं लोग बात, मगर वो इस तरह मंडी चल ही नहीं पाए। लेकिन देखा कई व्यापारी जो है वो घरों पर हैं, डर के मारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से लोग आ ही नहीं रहे, नहीं आ रहे थे, इसमें कोई शक नहीं आ पा रहा। 90% बंद है। यहाँ पर सबसे पहले जो एक कटल के व्यापारी थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। उसके बाद ये कोरोना वायरस जो है वो यहाँ पर और लोगों को अपनी चपेट में लेता है। और जो डीएम ने अभी पुष्टि की है, जो नॉर्थ के डीएम के 11 लोग जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आप देखिए स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वो यहाँ पर है, लगातार जो है अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की बात की जा रही है। हालांकि 90% मंडी जो है वो पूरी तरीके से बंद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो लोग बनाकर रखें। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा पूरे तरीके से मंडी, जहाँ पर लगातार बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर होते थे, व्यापारी जो है वो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे। और बड़े लेवल पे एशिया की सबसे बड़ी मंडी है आजादपुर मंडी। और यहाँ के आप हालात देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरी मंडी है वो पूरे तरीके से खाली पड़ी है। तो 11 केसेस जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं और एक जो व्यापारी है उसकी डेथ हुई है। उसके बाद पूरी मंडी के अंदर जो है वो हड़कंप का माहौल है। जो व्यापारी हैं वो भी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, अपने घरों पर ही है। और उनका कहना यह है कि वो इस तरीके से मंडी के अंदर काम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो आसपास के 200-300 किलोमीटर का इलाका जो है वहां से लोग आते हैं, आजादपुर मंडी से सामान लेकर जाते हैं, फल फ्रूट और सब्जियां लेकर जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि हरियाणा सरकार ने भी आजादपुर मंडी से सब्जियां और फल आने और ले जाने पर जो है पूरी तरह रोक लगा दी है, लेकिन अब इस आजादपुर मंडी के अंदर व्यापार जो है वो पूरे तरीके से बंद है। 90% लोग जो है वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, व्यापारी जो है वो यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 10% लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर 11 केसेस जो कोरोना पॉजिटिव है, उसके बाद पूरी जो आजादपुर मंडी है उस पर इसका खासा प्रभाव पड़ा है। आजादपुर मंडी में कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जो खुली हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्याज का पूरा काम यहाँ पर होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज की बोरियां जो है वो काफी संख्या में, लेकिन ग्राहक जो है वो यहाँ पर नहीं है, ना ही कोई इनको लेने आ रहा है। और यहाँ पे जो प्याज है उसको भी कम मंगवाया जा रहा है। जो लोग हैं उनसे यहाँ पर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन कुमार। क्या प्याज की यहाँ पर लोग आ रहे हैं लेने आपके पास? कैसे? बहुत कम आ रहे हैं, नाम मात्र आ रहे हैं, वे समझो आ ही नहीं रहे, कारोबार ठप है एकदम। हाँ जी हाँ जी, यही देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर मंडी जो है वो पूरी तरीके से बंद है। हाँ बंद है, लगभग बंद है जी, लगभग मंडी बंद जैसी है। बंद तो गवर्नमेंट की तरफ से बंद नहीं है, बाकी बंद जैसी है। D413 शॉप नंबर के बाहर है। यही वो दुकान है जहां पर भोला कटल वाले की जो है वो दुकान थी और कोरोना संक्रमण से उनकी मौत हो चुकी है। और आप देख सकते हैं प्रशासन ने इस दुकान को पूरे तरीके से जो है वो सील कर दिया है। और जब भोला की मौत हुई थी उसके बाद से जो आजादपुर मंडी के लोग हैं और जो यहाँ पर व्यापारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन सबके टेस्ट करवाए गए थे, जिनमें 11 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो सबसे पहले जो कोरोना का केस आजादपुर मंडी के अंदर आया था वो इसी दुकान से आया था, जिसके मालिक जो है वो भोला थे। भोला नंदाल सन्स के नाम से उनकी ये शॉप थी। जो भोला के मुंशी हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार। क्या हुआ था पूरा बताइए भोला जी के बारे में। उनकी सर तबीयत खराब थी 4-5 दिन से, लेकिन वो उनको ऐसा शक नहीं था। फिर वो उनको ऐसा शक हुआ, वो घर से उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई
ये शनिवार को, और वो एम्बुलेंस में बैठे गए। तो मंगलवार को ये खबर आ गई, मंगलवार की सुबह ये आया था कि इनको कोरोना है, और शाम को 3-4 बजे खबर आ गई कि वो एक्सपायर हो गए। तो आप उनके मुंशी हैं? जी हाँ। तो अभी आपके लोगों को टेस्ट कराया गया आसपास की दुकानों से? हाँ, सबके टेस्ट कराया गया जी। हमारे यहाँ तो 17 टेस्ट हुए जी। हमारा स्टाफ 28 आदमी का है। कुछ लोग काम चले गए थे, लेकिन जो यहाँ मौजूद थे सबके टेस्ट हुए 17 आदमियों के। लेकिन सर हमने वीरवार को चेक कराया था 2023 को, लेकिन आज तक हमारी रिपोर्ट नहीं आई। तो और सबसे पहला केस जो है वो भोला जी को हुआ? हाँ, ये मंडी के अंदर सबसे पहले ये आया था। उसके बाद फिर 393 का आया, फिर 236 का आया, फिर उसके बाद फल मंडी में आया। ये सारे व्यापारी यहाँ पे? हाँ, सब व्यापारी। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर सामान लेने आते हैं। अब देखते हैं पूरी मंडी पूरा हिंदुस्तान से आता है जी, दूर से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, पूरे हिंदुस्तान से आदमी आता है। तो अब प्रशासन कह रहे 11 केस जो है वो पॉजिटिव यहाँ पर आए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ये कल उनकी कल खबर रिपोर्ट आ चुकी, तो कल मोबाइल में देखे थे तो वो मतलब पाए गए उनको कोरोना था। लेकिन हमने फिर अपनी भी देखी, लेकिन हमारी खबर मतलब उनकी रिपोर्ट नहीं, पॉजिटिव उनका पता लगा। अच्छा, वो हमारे बाद हुआ था। हमारा तो हुआ था 23 तारीख को, उनका तो बगल 25-26 तारीख को हुआ था। उनकी रिपोर्ट आई, सबके टेस्ट हुए जी हमारे। प्रशासन यहाँ पर आ रहा है, सबसे मिलने सबसे बोल रहा है? हाँ जी, प्रशासन आ रहा है। मार्केट पूरी तरीके से बंद है, मंडी पूरी तरीके से बंद है? मंडी पूरी तरह बंद है, प्रशासन आ रहा है। जो सहायता चाहिए सहायता भी हो रही है, सहायता भी करना प्रशासन। बस ये है कि हमारी रिपोर्ट नहीं आ रही, हमारी रिपोर्ट दी जाए हमारी। अच्छा, पहला केस जो है वो भोला जी के सामने? हाँ, सबसे पहले केस मंडी में ही आया था। इसके बाद फिर कई केस हुए। कौन और नाम बता सकते हैं? नहीं सर, मैं नाम नहीं बता सकता, क्योंकि पीछे 393 से है कि हम यहाँ से निकल नहीं रहे इस टाइम। हम यही कह रहे हैं, हम आज कोई 7 दिन हो गए, हमें यहाँ भी आपने बुलाया मुझे, हमें यहाँ से बाहर आने का आदेश नहीं है। तो दिल्ली में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, इतनी बड़ी सब्जी मंडी में भी। महाराष्ट्र की हालत क्या है इस वक्त? कुल केस महाराष्ट्र में 9,318, मौतें 400, रिकवरी 1,388 लोगों की हो चुकी है। तो अभी भी महाराष्ट्र, पूरे देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं, और महाराष्ट्र में आ रहे हैं मुंबई से। और पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र के अंदर 729 नए मामले कोरोना के आ चुके हैं। क्या है हाल इस वक्त महाराष्ट्र का और मुंबई का? देखिए दिनेश मौर्य की एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 729 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही पूरे राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 9,000 के पार चली गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 400 तक पहुंच गया है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। अगर सिर्फ मुंबई की बात करें तो मुंबई में कोरोना संक्रमित के मरीजों की संख्या 6,000 के पार चली गई है, और 244 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। सरकार का कहना है कि चूंकि संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग पर अब सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जिन इलाकों को रेड जोन में डाला गया है, वहां पर कड़ाई से लॉकडाउन को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश सरकार द्वारा दे दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि बिना लोगों के साथ के कोरोना को हराना मुमकिन नहीं है। ऐसे में लगातार प्रशासन द्वारा गुजारिश की जा रही है कि लोग अपने घरों में रहे, घरों से बाहर ना निकले। जो भी जरूरी सामान उन्हें चाहिए होगा रेड जोन में, वो सरकार उन्हें मुहैया कराएगी। इसके साथ ही चूंकि अब 3 मई का दिन करीब आ रहा है, लेकिन मामले कम नहीं हो रहे, ऐसे में रेड जोन में लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में महाराष्ट्र सरकार है, लेकिन इसको लेकर अंतिम फैसला केंद्र से बातचीत के बाद लिया जाएगा। कैमरामैन संतोष पालनकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।